हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थ और उसके बाद संविधान का अर्थ और विश्व में जो लोकतंत्र प्रणाली है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो जो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 ये जोड़ा गया है या इनको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इन दो अधिनियमों को शामिल करने का कारण क्या रहा है? तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब हम सिलेक्शन लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद हमारे जो शासन करने का तरीका है उसमें इन दोनों अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके बाद में जब भारत आज़ाद होता है और जो संविधान बनाकर तैयार किया गया है तो संविधान के निर्माण में इन दो अधिनियमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कारण से ये सिलेबस में इन दो अधिनियमों को जोड़ा गया है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत में ये जो अधिनियम आए थे तो 1919 से अधिनियम के पहले के कुछ अधिनियमों के बारे में मैं आपको बताता हूँ और इन अधिनियमों को हमारे भारत में लाने के कारण क्या थे। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि ये जितने भी अधिनियम हैं ये सारे अधिनियम कहाँ से पारित किए जाएंगे। तो एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी अधिनियम हैं ये सभी अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिनियम हमारे भारत में क्यों लाए जाते हैं इसके कुछ कारण थे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे भारत में अंग्रेजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? तो भारत में अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए थे। उससे पहले की बात एक वर्ष और पहले सोचिए, तो 1599 में 1599 में, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो 1599 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो 1599 में ब्रिटेन में एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है और इस कंपनी का नाम क्या था? तो इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो लोग हमारे भारत में व्यापार करना चाहते थे, जो भी अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहे थे, तो इनके लिए कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है और इस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा जाता है? इसका कारण ये था कि ये लोग हमारे भारत में आ रहे थे। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में आता है? तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो हमारा भारत कौन सा देश हुआ? तो हमारा भारत ईस्ट इंडिया हुआ, मतलब पूर्वी देश हुआ। ठीक है, और ये कंपनी हमारे इंडिया में आ रही थी, इसलिए इस कंपनी का नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हमारे भारत में आए थे कब? 1600 ईस्वी की बात है, तभी हमारे भारत में आते हैं। और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि जैसे हमारे भारत की अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कि एसबीआई विदेशों में काम करती है, इसके बाद फिर ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशों में काम करता है, तो ये जो बैंक हमारे भारत के हैं विदेशों में काम करते हैं तो इनको भारत सरकार की परमिशन लेनी होती है। तो ठीक ऐसे ही जब वहाँ से ब्रिटेन से कुछ लोग हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 1599 में इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। और ये अंग्रेज लोग हमारे भारत में कब आते हैं? तो हमारे भारत में 1600 ईस्वी में आते हैं। तो जब ये शुरुआत में हमारे भारत में आए थे तो उस समय इनका पहला उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि यहाँ पर व्यापार करना है और व्यापारी के रूप में ही ये लोग हमारे भारत में आते हैं। ठीक है, और जब ये लोग हमारे भारत में आए तो शुरू में ये किस चीज़ का व्यापार करते थे? तो ये मसालों का व्यापार करते थे। ठीक है, अब ये लोग धीरे धीरे फिर मसालों का व्यापार करते करते ये हमारे भारत में कुछ उद्योग स्थापित करने लगे। तो इन्होंने हमारे भारत में जो हम देखते हैं कि पहले सूरत में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में इन्होंने सूती वस्त्र मिल स्थापना करने की कोशिश कहाँ पर की थी? सूरत में, लेकिन इनको परमिशन नहीं दी जाती है। और उस समय हमारे भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय हमारे भारत का बादशाह रहता है जहांगीर। तो उस समय जहांगीर ने इनको, अंग्रेजों को, अपनी कंपनी या अपनी कोठी खोलने के लिए उसने मना कर दिया था। किसने? जहांगीर ने। फिर ये लोग कहाँ आ जाते हैं? तो फिर ये लोग इधर दक्षिण में, साउथ में आते हैं और गोलकुंडा क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये
अपनी पहली कंपनी स्थापित करते हैं मुसलीपट्टम में। अब वहाँ पर ये लोग अपनी कंपनी को स्थापित कर देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ये लोग सूती वस्त्र बनाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद में समय आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये लोग अपनी कंपनी को बढ़ाते चले जाते हैं और ये फिर धीरे धीरे अपने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा इस कंपनी को रजिस्टर्ड किस लिए किया गया था? जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर्ड इसलिए किया था कि ये लोग भारत में जाएं और व्यापार करें, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कंपनी भारत में जाएगी और राजनीति में हस्तक्षेप करेगी और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अंग्रेज लोग हमारे भारत में धीरे धीरे कंपनी का विस्तार करते चले जाते हैं, जगह जगह अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं और हमारे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर इसके बाद में इस कंपनी में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था। अब धीरे धीरे जब इन्हें यह पता हुआ कि भारत एक सोने की चिड़िया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत धन है, तो ऐसा धन हमारे भारत में ज़्यादा उस समय किस क्षेत्र में था? तो बंगाल में। तो बंगाल उस समय बहुत ही धनाढ्य था। तो इन अंग्रेजों को ये पता हुआ कि जो बंगाल क्षेत्र है, तो बंगाल मतलब उस समय का बांग्लादेश और हमारे वर्तमान में पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो इस क्षेत्र को मिलाकर हम कहते थे बंगाल। तो अंग्रेजों को इनको पता हुआ कि यह क्षेत्र बहुत ही धनाढ्य है और यहाँ पर भी अपना अधिकार करना चाहिए, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या रहता है कि अगर कोई भी राजा है, ठीक है, अगर युद्ध लड़ने से वह हार जाता है तो वहाँ पर अधिकार कर लेंगे, और अगर नहीं हारता है और यदि अंग्रेज लोग हार जाते हैं तो ये लोग उससे संधि कर लेते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कार्य प्रारंभ किया इंडिया में। अब उस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो बंगाल क्षेत्र था, तो बंगाल में उस समय सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब रहता है, ठीक है। अब जब ये लोग वहाँ पर राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं तो नवाब सिराजुद्दौला ने इनकी राजनीति में हस्तक्षेप करने से मना किया था कि आप हमारे पर्सनल मैटर में या हमारे राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करें, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते थे। तो क्या हुआ कि और सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को, महिलाओं को और बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसको ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं या काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। जब ये घटना घटित हुई तो अंग्रेजों को इसके कारण बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। अब अंग्रेज लोग, जितने भी अंग्रेज थे, ये मौका ढूंढ रहे थे कि सिराजुद्दौला को कैसे हराया जाए। तो फिर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की जो कमजोरी थी वो कौन पकड़ में आया? तो आपको ध्यान रखना होगा, मीर जाफ़र, ठीक है। तो मीर जाफ़र नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है। अब नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफ़र था, तो उससे इन्होंने कहा कि आप, ठीक है, आप हमारे साथ मिल जाइए और अगर आप हमारा सहयोग करते हैं और हम युद्ध में जीतते हैं तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये मीर जाफ़र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। किसने? ये मीर जाफ़र ने। तो मीर जाफ़र ये कौन हुआ? तो मीर जाफ़र था ये नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति। यही मीर जाफ़र ये नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा करता है, इसके कारण फिर नवाब सिराजुद्दौला हारता है। तो अंग्रेजों के बीच में और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये प्लासी का युद्ध क्या था? तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। फ्रेंड याद रखना है आपको, 1757 में। कहाँ पर हुआ था? तो प्लासी नाम की एक जगह रहती है, तो प्लासी नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम हो जाता है प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब इस युद्ध में इसका सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, ये इसने धोखा दिया। किसको? सिराजुद्दौला को, जिसके कारण नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और अंग्रेज विजयी होते हैं। फिर जब अंग्रेजों ने देखा कि यार हम लोग तो यहाँ पर विजयी हो चुके हैं, तो इनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जो मीर जाफ़र था, तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब जो मीर जाफ़र था तो ये अंग्रेजों की कठपुतली था, जैसे अंग्रेज कहते थे वैसा ये मीर जाफ़र काम करता था। कुछ समय के बाद में इस मीर जाफ़र को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। फिर मीर कासिम मीर जाफ़र की तरह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता था। तो फिर जब मीर कासिम इनका कहना नहीं मानता था, किसका? अंग्रेजों का। तो जब मीर कासिम इनका कहना नहीं मानता है तो अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो अपना कहना नहीं मानता है, ठीक है। तो मीर कासिम को यहाँ से हटा दिया गया। कहाँ से? इस नवाब के पद से। और जब इसको नवाब के पद से हटा दिया गया मीर कासिम को, तो मीर कासिम को बुरा लगता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मीर कासिम अपनी एक सेना तैयार करता है
ठीक है। उस समय ये अवध के राजा और दिल्ली के बादशाह इन सभी से सहायता लेता है और एक अपनी सेना तैयार करके लाता है। फिर अंग्रेजों के बीच में और ये मीर कासिम और इसके बाद में दिल्ली का बादशाह और अवध का जो राजा था, अवध का नवाब था, इन तीनों राजाओं की सेना एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज, इनके बीच में युद्ध हुआ बिहार के बक्सर नामक जगह पर। 1764 की बात है। कब की बात है ये? 1764 में। तो 1764 में बिहार के बक्सर नामक जगह पर इनके बीच में युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और इधर जो मीर कासिम था, इसके बाद में दिल्ली का बादशाह था, अवध का नवाब था, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है। अब इस युद्ध में भी जब अंग्रेज विजयी हुए तो इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो इन्होंने देखा कि जब हम इन तीनों की सेनाओं को एक साथ हरा सकते हैं तो हम भारत पर भी धीरे धीरे शासन स्थापित कर सकते हैं। अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जगह जगह राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगते हैं, जो राजा महाराजा थे उनके कामकाज में इंटरफेयर करने लगते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने हमारे भारत के कई क्षेत्रों में अधिकार कर रखा था। अब कई क्षेत्र में अधिकार कर लिया, इसके बाद फिर धीरे धीरे इनकी कंपनी भी हमारे भारत में बढ़ती चली गई। अब जब ब्रिटेन सरकार को पता चला कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भेजा था, ये वहाँ पर व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण और ये लोग ज़्यादा राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो फिर इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमारे भारत में एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा, ठीक है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट होगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित होगा। ध्यान रहे कि जितने भी एक्ट हैं, ये सभी एक्ट, सारे अधिनियम ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किए जाएंगे और हमारे भारत में लागू किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब सारे अधिनियम कहाँ से पारित होंगे? ब्रिटेन की संसद से। और लागू इनको कहाँ किया जाएगा? तो लागू हमारे भारत में किया जाता है, ठीक है। और ये जितने भी अधिनियम 1773 से लेकर 1947 तक के जो अधिनियम पारित किए गए हैं, ये सभी अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पारित किए हैं और यही अधिनियम, यही एक्ट हमारे भारतीय संविधान का मुख्य आधार बनते हैं। इसलिए इस भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले, संविधान शासन व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें ये अधिनियम पढ़ना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है, तो भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ है, ठीक है। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है तो ये 2 चरणों में हुआ है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। भारत का संवैधानिक विकास, तो जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है ये 2 चरणों में हुआ है। तो 2 चरण कौन कौन से? तो पहला चरण इसका हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिनियम। आ रहा समझ में? और इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है, पारित अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में यहाँ पर भी एक पारित अधिनियम लिखना है आपको, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब इसमें क्या हो गया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिनियम पारित किए जाएंगे, तो ये सारे अधिनियम कहाँ से पारित होंगे? ये ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किए जाएंगे और इन्हें हमारे भारत में लागू किया जाएगा। तो उस समय ये जो अधिनियम लाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो ये कब से कब तक थे? तो ये 1773, ठीक है, ये कब से कब तक रखे गए हैं अधिनियम यहाँ पर, या लाए गए थे? तो 1773 से लेकर ये 1853 तक के जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, 1773 से लेकर 1853 तक के जितने भी अधिनियम हैं, ये सभी अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये अधिनियम पारित किए जाते हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा और इन्हें लागू हमारे भारत में किया जाता है।
फिर इसके बाद में इनका जो दूसरा चरण होता है, तो दूसरा चरण ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये कब से कब तक रहते हैं, तो ये 1858 के अधिनियम से लेकर ये 1947 के अधिनियम तक ये अधिनियम हमारे भारत में लागू किए जाते हैं। तो ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये सभी अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटेन से पारित किए जाते हैं और हमारे भारत में इनको लागू किया जाता है। ठीक है, अब उस समय ब्रिटिश संसद के द्वारा ये अधिनियम पारित किए जाते हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें सुधार करने के लिए ये अधिनियम पारित किए गए। फिर इसके बाद में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ हमारे भारत में 1858 से, तो फिर हमारे भारत में ये नियम बना बनाकर लागू किए जाते हैं। तो उस समय अंग्रेजों ने उनके लिए अधिनियम बना बनाकर हमारे भारत में लागू किए थे कि भाई ठीक है, भारत में अब ऐसा कानून बनाएंगे, अगर इसमें ये परेशानियां हैं, ये समस्या है, तो इसमें थोड़ा हम सुधार करके इसको लागू करेंगे। ये अधिनियम बनाए थे। फिर यही अधिनियम हमारे भारत में संविधान का आधार बनते हैं। इन्हीं अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत का संविधान तैयार किया जाता है फ्रेंड। इसीलिए हमको संविधान पढ़ने से पहले, भारतीय राज्य व्यवस्था से पढ़ने से पहले ये हमको अधिनियम पढ़ना पड़ता है। आ रहा समझ में? अब एमपीपीएससी के सिलेबस में ये हमारे दो ही अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं। तो दो अधिनियम कौन कौन से? तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये दो अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अब पूरे अधिनियम को न पढ़ते हुए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सीधे भारत शासन अधिनियम 1919 से। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। अब ये जब अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, तो उस समय वहां पर ब्रिटेन में क्राउन कौन था? तो आपको ध्यान रखना होगा, उस समय जो ब्रिटेन के क्राउन थे, तो ब्रिटेन के क्राउन उस समय जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो जॉर्ज पंचम था, ठीक है, तो ये जॉर्ज पंचम कौन है? ये ब्रिटेन के क्राउन है। और यही जॉर्ज पंचम जब हमारे भारत में आते हैं, तो इनके आने की खुशी में, इनके स्वागत करने के लिए ब्रिटेन में, हमारी भारत में अंग्रेज सरकार के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और इनके स्वागत के लिए बहुत बड़ा दरबार का आयोजन किया जाता है दिल्ली में, भव्य स्वागत इनका किया गया। तो उस समय फिर हमारे भारतीयों को गुस्सा आया था। तो क्यों आया था? क्योंकि एक तरफ तो हमारे भारत में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोगों की कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ ये अंग्रेज सरकार झूठा दिखावा करती है, ये पैसा फालतू खर्च करती है। तो हमारे भारतीयों को गुस्सा आया था। आ रहा समझ में? तो इसी कारण फिर क्या हुआ कि हमारे भारत में विरोध प्रदर्शन इनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। अब जब ये तो चले गए यहाँ से, तो 1911 में इनको क्यों बुलाया गया था? क्योंकि जब ब्रिटेन सरकार को पता हुआ कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो उस विभाजन के कारण हमारे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। ठीक है, तो अब जनता को कैसे शांत करें, हम कैसे हमारी सरकार को और आगे समय तक संचालित करें? तो इसके लिए फिर क्या हुआ था कि 1909 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909। उसमें भारत में उनको ये पता हो गया था अंग्रेजों को कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एकता अधिक है, तो इनकी एकता को तोड़ना होगा। अगर इनकी एकता को नहीं तोड़ा गया तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते। ये अंग्रेज लोग अच्छी तरीके से समझ चुके थे। तो 1909 का जो अधिनियम लाया जाता है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उस समय फिर उसमें एक प्रावधान किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो ये मुस्लिमों के लिए भारत में शुरू किया गया था। तो इसमें मुस्लिम सदस्य खड़े होंगे और वोट भी वही लोग देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे हिंदुस्तान में अब ये विवाद होना या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोनों के बीच में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब फिर हमारे भारत में जब ऐसी ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, तो जिससे हमारे भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये फूट पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 1909 का अधिनियम हमारे यहाँ पर आया, तो जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये फूट डालो की नीति इन्होंने शुरू कर दी थी, फूट डालो और शासन करो की नीति। फिर इसके बाद में 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं, तो इन्होंने फिर हमारे भारत में आने के बाद में इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, क्योंकि बंगाल विभाजन के कारण ही भारत में लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेज सरकार के खिलाफ में जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। तो फिर इसको 1911 में बंगाल विभाजन को जॉर्ज पंचम ने रद्द कर दिया
और फिर उन्होंने कहा कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो फिर हम देखते हैं कि उस समय से तो 1911 में दिसंबर के महीने में आते हैं, दिसंबर 1911 में इन्होंने घोषणा की और 1912 में फिर भारत की राजधानी दिल्ली बनती है। ठीक है, ये बोलकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ में फिर भी प्रदर्शन कम नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 के मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके जो अन्य नाम हैं, तो इसके अन्य नाम है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसको ये ऐसे दो नाम क्यों दिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि जो मॉन्टेग्यू थे, तो मॉन्टेग्यू कौन थे, तो ये ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड हैं, तो ये चेम्सफोर्ड हमारे भारत में कौन है, ये वायसराय थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो जो मॉन्टेग्यू थे, तो मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में या इंग्लैंड में हमारे भारत के राज्य सचिव थे। और इस मॉन्टेग्यू का पूरा नाम क्या होता है, E.S. मॉन्टेग्यू। और इसके बाद फिर जो चेम्सफोर्ड थे, तो चेम्सफोर्ड को लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी कहते हैं और ये हमारे भारत के वायसराय थे। अब ये वायसराय कब से बनना शुरू हो जाते हैं, तो जब हमारे भारत में 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, तो उस समय से गवर्नर जनरल को ही एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था वायसराय। ठीक है, तो अब ये जो वायसराय था, ये वायसराय सीधे किसके अंडर में रहकर काम करेगा, तो ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहकर काम करेगा। ये सीधा वायसराय किसका प्रतिनिधि होगा, ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा। तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत का जो वायसराय था, ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि यार गवर्नर जनरल कौन है, वायसराय कौन है, तो हर बार गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय में परेशान रहते हैं। तो मैं आपको सीधा सा सरल तरीका बता देता हूँ, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, कि वही गवर्नर जनरल था और वही वायसराय था, एक ही व्यक्ति है। बस जो गवर्नर जनरल था, तो 1858 का जब एक्ट आता है, तो उसको गवर्नर जनरल को ये उपाधि दे दी गई थी वायसराय की। अब यह वायसराय फिर किसके अंडर में रहकर काम करेगा, सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहकर काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब क्या हुआ कि इसको हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, तो ये मॉन्टेग्यू हमारे भारत में आए थे। ठीक है, इन्होंने देखा कि यार भारत में क्यों विरोध हो रहा है, तो भारत में विरोध किस कारण से होता है, 1919 से पहले हमारे भारत में कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी। आ रहा समझ में, तो वो कौन कौन सी घटना है मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि अधिनियम के कारण क्या थे। तो हमारे भारत में मॉन्टेग्यू आए थे और आने के बाद जो हमारे भारत में विरोध हो रहा था, भारतीयों के द्वारा विरोध किया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो उन्होंने देखा कि यार विरोध क्यों कर रहे हैं। तो ये जगह जगह घूमकर इन्होंने देखा और पूरी परिस्थिति का इन्होंने जायजा लिया। किसने, मॉन्टेग्यू ने। तो मॉन्टेग्यू और इसके बाद फिर चेम्सफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया था। आ रहा समझ में। तो इन्होंने एक प्रस्ताव अपना तैयार किया और ये प्रस्ताव इन्होंने किसको दे दिया, ये प्रस्ताव इन्होंने ब्रिटेन सरकार को दे दिया था। अब ब्रिटेन सरकार को जब इन्होंने एक प्रस्ताव दिया और उसी प्रस्ताव की घोषणा ब्रिटेन सरकार ने 20 अगस्त 1917 को की थी। फिर उसके बाद में ब्रिटेन सरकार ने जब इसकी घोषणा कर दी थी 20 अगस्त 1947 को, तो फिर उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसको संसद ने पारित किया और इसका नाम हुआ भारत शासन अधिनियम 1919। याद रहे कि पहले प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो मॉन्टेग्यू ने और चेम्सफोर्ड ने, दोनों ने मिलकर ये प्रस्ताव तैयार किया था। इसीलिए इसका नाम क्या है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। तो इन्होंने जो दोनों ने मिलकर प्रस्ताव तैयार किया था, इन्हीं के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए ऐसे के ऐसे ही ब्रिटेन संसद ने भी उसको पारित कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, मॉन्टेग्यू सुधार या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, ये इसका नाम होता है। ऐसा आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को कहते हैं। और मार्ले-मिंटो सुधार किसको कहते हैं, तो 1909 के अधिनियम को कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये भी पूछा जाता है कि ये मॉन्टेग्यू कौन था, तो ये मॉन्टेग्यू इंग्लैंड में, ये कौन थे, भारत के राज्य सचिव। अच्छे से याद रखना फ्रेंड इसमें। ठीक है, अब इसके बाद फिर
ये कौन है? चेम्सफोर्ड। तो ये चेम्सफोर्ड हमारे भारत के वायसराय थे। तो जब वायसराय ये है, ये प्रतिनिधि उसके क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के ये प्रतिनिधि है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? तो ये वहाँ पर बात रखते थे, ठीक है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ये हमारे जो भारत के राज्य सचिव हैं, ये संसद में कोई भी अगर प्रस्ताव रखना है तो ये रखते थे वहाँ पर। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम रखा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। अब देखिए आगे, अब जिस अधिनियम की अपन बात कर रहे हैं, तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य को जानने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ब्रिटेन सरकार ने इसके लिए इस अधिनियम की घोषणा कब कर दी थी? तो 20 अगस्त 1917 को पारित हुआ था 1919 में, इसलिए इसका नाम होता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब जब यह अधिनियम वहाँ पर ब्रिटेन के संसद में पारित हो जाता है, पारित मतलब पास हो जाता है, तो इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके कुछ उद्देश्य थे। तो उद्देश्य में एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका, वह था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब ये उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर जो शासन किया जाएगा, अब वह जवाबदेह के रूप में किया जाएगा। मतलब सरकार जो भी काम करेगी उसका जवाब देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो जवाब कहाँ देना पड़ेगा इनको? तो इनको विधायिका में जवाब देना होगा। आ रहा समझ में? जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाता है, तो सरकार को संसद में जवाब देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है। तो जो भी मंत्री लोग काम करेंगे उनसे संसद में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया आपने कहाँ कहाँ पर क्या काम किया है, उनको जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे ही जवाब देने की शुरुआत कब से होती है? 1919 के अधिनियम से। तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना भारत में। याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हमारे भारत में की गई थी? तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए इसके कारण। तो हमारे भारत में जो भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया जाता है, तो इसका कारण क्या था? तो इसके कुछ कारण रहे थे हमारे भारत में इस अधिनियम को लाने के। तो देखिए इसमें पहला कारण, तो पहला कारण था इसका कि 1916 का होम रूल आंदोलन। अब ये होम रूल आंदोलन क्या भाई? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो होम रूल आंदोलन, तो सीधी सिंपल सी भाषा में आप इसको याद रखना कि हमारे भारत में जो एनी बेसेंट आई थी, तो एनी बेसेंट ने पहले इसको शुरू किया था, और उसके बाद फिर हमारे भारत में महाराष्ट्र में इस होम रूल आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है। तो हमारे भारत में 1916 में महाराष्ट्र में इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को शुरू किया था। होम रूल का मतलब हमारा खुद का शासन। होम मतलब क्या होता है? घर, और रूल मतलब क्या होता है? नियम या शासन। तो हमारा खुद का शासन होना चाहिए, इसलिए इसको नाम दिया गया था होम रूल आंदोलन। ठीक है। तो ये हमारे भारत में जगह जगह इसको शुरू किया जाता है। जब ब्रिटेन सरकार को पता हुआ कि यार भारत में तो होम रूल की मांग कर रहे हैं लोग, मतलब खुद के शासन की मांग कर रहे हैं, तो बोले कि फिर एक काम करते हैं, कुछ लॉलीपॉप इंडियंस को अपन देते हैं जिससे थोड़े दिन ये शांत रहें। तो इसलिए यह अधिनियम हमारे भारत में लाया जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण था मेसोपोटामिया की कमीशन की रिपोर्ट। अब ये क्या है? तो मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, ध्यान रखना फ्रेंड। तो इराक का पुराना नाम होता है मेसोपोटामिया। अब वहाँ पर भी एक कमीशन गठित किया जाता है, और उसकी जो रिपोर्ट आई फिर, तो उस रिपोर्ट में भी अंग्रेज सरकार को असफल बताया गया था। मतलब कि जो अंग्रेज सरकार वहाँ पर शासन कर रही थी, तो वहाँ पर भी शासन करने में ये लोग सफल नहीं हुए, मतलब असफल हुए थे। तो मेसोपोटामिया की जो रिपोर्ट आई है, तो वहाँ पर एक कमीशन गठित होता है, और उस कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और उस कमीशन ने रिपोर्ट में बताया कि जो अंग्रेज सरकार है ये ठीक से वहाँ पर शासन नहीं कर पा रही थी, अर्थात इसको असफल बताया था। ठीक है। इस कारण हमारे भारत में भी इनको 1919 के अधिनियम लाना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन सरकार को लगने लगा था कि अगर हम भारत में भारतीयों के लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने 1909 के अधिनियम में कुछ भारतीयों के लिए भी प्रावधान किए हैं। ये पहला कारण बताया मैंने आपको। अब इसके बाद देखिए दूसरा कारण। तो दूसरा कारण ये था कि भारत के प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार का समर्थक बनाना होगा।
अंग्रेज सरकार ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अगर हमने भारतीयों को अपने पक्ष में नहीं लिया तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, ज़्यादा समय तक हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब अंग्रेज सरकार क्या करेगी, तो अब अंग्रेज सरकार हमारे भारतीयों को उसके फेवर में लेगी। आ रहा समझ में? जो भारतीय हैं, इन भारतीयों को अंग्रेज सरकार अपने पक्ष में लेना शुरू कर देगी। आ रहा समझ में? तो कब तक लेना है, तो हमारे भारत के जो प्रभावशाली वर्ग हैं, तो प्रभावशाली वर्ग में जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इसके बाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स होते हैं, इसके बाद में हमारे भारत में जो लोग टैक्स पे करते हैं, कर अदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने फेवर में, अपने पक्ष में लेना है, ये ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य था। तो ये दूसरा कारण था इस 1919 के अधिनियम को भारत में लागू करने का। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण था कि मार्लियामेंटो सुधार से राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं की तुष्टि न हो पाना। मतलब ये हुआ कि 1909 का जो अधिनियम हमारे भारत में लाया गया था, तो 1909 का जो अधिनियम है उसका नाम है मार्लियामेंटो सुधार। जैसे 1909 के अधिनियम का नाम क्या है, तो इसको 1909 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1919 या इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो मार्लियामेंटो सुधार था, तो इसको हम 1909 के अधिनियम को इसी नाम से जानते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्लियामेंटो सुधार। तो जो मार्लियामेंटो सुधार हमारे भारत में लाया गया था, तो हमारे भारतीयों को उम्मीद थी कि यार कोई अच्छा काम करेंगे ये लोग। आ रहा समझ में? लेकिन हमारे भारत में जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो हमारे देश के लिए कल्याण के कार्य करना चाहते थे, ऐसे जो कल्याणकारी लोग थे जिसको अपन राष्ट्रवादी कहते हैं, हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का भला चाहते थे, उन्होंने देखा कि यार जो 1909 का ये लोग अधिनियम लाए हैं, तो इसमें भी कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं था। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो हमारे भारतीयों के लिए कल्याणकारी हो। आ रहा समझ में? और उल्टा इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी, जिससे हमारे भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। आ रहा समझ में? तो फिर हमारे भारत में कुछ लोग इनसे नाराज होने लगे थे। तो ये तीसरा कारण है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो जो मार्लियामेंटो सुधार था, ये भी हमारे राष्ट्रवादियों को तुष्ट नहीं कर पाया था, खुश नहीं कर पाया था। ये तीसरा कारण था, इसलिए 1919 का अधिनियम लाना पड़ा सरकार को। इसके बाद फिर अगला है चौथा कारण। चौथा कारण इसमें हो जाता है कि संवैधानिक सुधारों की मांग और प्रथम विश्व युद्ध। मतलब क्या हुआ, तो हमारे भारत में अब कुछ लोग धीरे धीरे अब जागरूक भी हो गए थे, और उसके बाद फिर दूसरे लोगों को जो उनके संपर्क में थे उनको भी जागरूक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब इसमें जो लोग होंगे, जो सदस्य होंगे, ये हमारी भारतीय जनता को अब जागरूक करना शुरू कर देते हैं। अब खुद तो जागरूक हुए और जनता को भी जागरूक करना शुरू कर दिया। जब जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया तो लोग किसकी मांग करने लगे, संविधान में सुधार की मांग करने लगे कि भैया हमारा भारत का जो संविधान है इसमें थोड़ा सा सुधार करो। फिर दूसरा क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ठीक है, तो जो कब तक चला था, 1918 तक। अब इस समय हम देखते हैं कि उन अंग्रेज सरकार को मालूम था कि अगर भारतीयों ने हमारा साथ नहीं दिया तो इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारी पराजय निश्चित है, हम हार जाएंगे। तो भारतीयों की सहायता लेने के लिए ब्रिटेन सरकार ने यह अधिनियम लाने का प्लान बनाया था, योजना बनाई थी। तो ये सब कारण थे फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना होगा और जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अधिनियम को लाने के कारण रहते हैं। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में ही उस समय जो रोलेट एक्ट लाया गया था, तो रोलेट एक्ट का विरोध हमारे भारत में किया गया। ठीक है, अब इसके बाद रोलेट एक्ट में हुआ क्या था, तो कोई भी व्यक्ति पर अगर अंग्रेज सरकार से शक कर ले कि यार ये व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति को बिना कारण बताए अंग्रेज सरकार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती थी। अब वह व्यक्ति न तो अपना वकील कर सकता है और नहीं कहीं पर कोई अपील कर सकता है और नहीं खुद की तरफ से कोई दलील दे सकता है। तो फिर ऐसे कानून को हमारे भारत में गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद रहा बचा हमारे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर इसके बाद में गांधी जी ने बड़े स्तर पर इसके आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। फिर इसके बाद में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में लाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए कि ये जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान रहे कि इसमें ही प्रावधान, विशेषताएं, लक्षण सब एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि जो प्रावधान थे, तो इसमें पहला प्रावधान क्या है,
तो इसमें पहला प्रावधान ये था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। मतलब भारत में कैसा शासन स्थापित किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होगा कि अब हमारे भारत में अब जवाब देना देगा, तो यहाँ पर जो भी सदस्य होंगे इन सदस्यों को विधान परिषद में जवाब देना पड़ेगा, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा और इनको उत्तर देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो ऐसे उत्तरदायी शासन की स्थापना हमारे भारत में की जाएगी। ये इन्होंने ऐसा प्रावधान किया था अंग्रेज सरकार ने, मतलब ब्रिटेन सरकार ने। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है तो इसको दो भागों में बांटा जाएगा। तो एक तो होंगे पार्षद और दूसरा होगा मंत्रिमंडल। मतलब क्या होगा कि ये जो पार्षद हैं ये पार्षद किसके अधीन रहकर कार्य करेंगे, तो ये सीधे गवर्नर के अधीन रहकर कार्य करेंगे। मतलब ये जो पार्षद होते हैं ये गवर्नर के अधीन रहकर कार्य करेंगे, सीधा गवर्नर जो कहेगा ये इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद या गवर्नर की कार्यपालिका। ऐसे उत्तरदायी शासन की शुरुआत हमारे भारत में की जाती है। फिर दूसरा होता है मंत्रिमंडल। अब ये जो मंत्रिमंडल होगा, तो मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों का एक समूह, जिसको अपन कहते हैं मंत्रिमंडल। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो मंत्रियों का मंडल होता है जिसको अपन मंत्रिमंडल कहते हैं, तो यह मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेह होता है? विधायिका के प्रति। और विधायिका का मतलब क्या होता है? कानून बनाने वाली एक संस्था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रियों का समूह होता है, ये किसके प्रति जवाबदेह होगा? तो ये जवाबदेह होगा सीधे विधान परिषद के प्रति। अब विधान परिषद का मतलब क्या हो जाता है? तो विधान बनाने वाली एक परिषद, मतलब कानून बनाने वाली एक संस्था। तो इसके प्रति ये मंत्री लोग जवाबदेह होंगे। आज भी हम देखते हैं हमारे भारत में कि जो राज्य में जो विधानमंडल होता है तो उस विधानमंडल के प्रति जवाबदेह रहते हैं कौन? हमारे मंत्री लोग। इनको जवाब देना पड़ता है मंत्रियों को। तो ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था कि उस समय के जो मंत्री थे तो ये मंत्री को जवाब कहाँ देना पड़ेगा? विधान परिषद में जाकर जवाब देना पड़ेगा। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी शासन कहा जाता है। तो याद रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है। तो उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि इसमें जो पार्षद होंगे और मंत्रिमंडल होंगे, तो जो पार्षद होंगे ये जवाबदेह रहेंगे किसके प्रति? गवर्नर के प्रति। और जो मंत्रिमंडल होगा तो मंत्रिमंडल जवाबदेह होगा किसके प्रति? विधान परिषद के प्रति। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर तो ये तो पहला प्रावधान हुआ। दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान ये होता है कि हमारे भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इससे पहले हमारे भारत में कभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसमें याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार हमारे भारत में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में अब सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे भारत में पहले तो 1909 का जो अधिनियम था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। तो उसमें क्या हुआ था? तो उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो फिर उस समय से क्या हुआ कि हमारे भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट पड़ना शुरू हो जाती है, उनमें आपसी विवाद और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत में ये जितने भी संप्रदाय थे, जैसे सिख हैं, भारतीय ईसाई लोग हैं, आंग्ल भारतीय हैं, इनके बीच में फूट डालना इन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि अंग्रेज सरकार ये अच्छे से जानती थी कि अगर हमने भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता भंग नहीं की, अगर इनकी एकता को नहीं तोड़ा, तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने हमारे भारत में क्या किया? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की। तो इसमें अब क्या हुआ? तो 1909 में तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। अब इधर क्या हुआ फिर 1919 के अधिनियम में? तो इस अधिनियम में सिखों के लिए अलग व्यवस्था कर दी। फिर इसके बाद में जो ईसाई लोग थे इनके लिए अलग व्यवस्था कर दी। फिर इसके बाद में जो आंग्ल भारतीय थे, अभी आंग्ल भारतीय क्या है भाई? तो आंग्ली भारतीय का सीधा सा मतलब होता है कि आधे अंग्रेज और आधे भारतीय, सरल भाषा में। वैसे इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको आंग्ल भारतीय को एंग्लो इंडियन कहा जाता है।
और एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होगा कि अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। आ रहा समझ में? मतलब अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे और कहाँ रह रहे हैं, हमारे भारत में आकर रह रहे हैं। तो थे ब्रिटेन के लेकिन आकर रह रहे हैं इंडिया में, तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। फिर इसके अलावा और भी जो यूरोपीय लोग थे, तो अंग्रेजों से पहले हमारे भारत में और भी लोग आए थे, पुर्तगाली आए थे और डच आए थे। आ रहा समझ में? तो सब आए कहाँ से थे, ये लोग सब यूरोप महाद्वीप से आए थे, तो इनको कहा जाता है यूरोपीय। तो इन लोगों को फिर सबको अलग अलग सीट अलॉट कर दी कि अब हमारे भारत में क्या होगा कि सब अलग अलग चुनाव लड़ो। सिख, तो सिख के लिए सीट रिजर्व होगी, अब ये चुनाव लड़ेगा अलग से। भारतीय ईसाई, तो जो भारत का ईसाई होगा ये अपना चुनाव अलग से लड़े, इसके लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी। आंग्ल भारतीय, तो आंग्ल भारतीयों के लिए सीट अलग से रिजर्व कर दी जाएगी। सबके लिए अलग अलग सीटों की व्यवस्था कर दी गई, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। तो इससे क्या होने लगा, तो इससे हमारे भारत में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। पहले जो एकता थी इससे पहले, अब वह एकता धीरे धीरे हमारे भारत में समाप्त होने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम के। अब इसके बाद में फिर आगे देखिए, इसमें अगला प्रावधान आता है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। अब निर्वाचक क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया गया ये देखिए इसमें। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा एक अधिनियम था जिसके कारण हमारे भारत में निर्वाचक क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 था। अब इसमें क्या हुआ, तो इस समय देखते हैं कि हमारे भारत में जो निर्वाचक लोग थे, तो इस निर्वाचक क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया था। तो दो भाग कौन कौन से थे, तो पहला हो जाता है सामान्य वर्ग और दूसरा हो जाता है विशिष्ट वर्ग। आ रहा समझ में? अब ये जो सामान्य वर्ग था तो इसमें किसको शामिल किया गया था, और जो विशिष्ट वर्ग था इसमें किसको शामिल किया गया था। तो देखिए इसमें कि पहले जो सामान्य वर्ग है तो इसमें हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिख को और जो आंग्ल भारतीय थे इन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? सामान्य वर्ग में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जब ये विभाजन किया गया निर्वाचन क्षेत्रों का, तो निर्वाचक क्षेत्रों का जब विभाजन होता है तो सामान्य वर्ग में किसको किसको शामिल किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और आंग्ल भारतीय, इन लोगों को सामान्य वर्ग में शामिल किया गया था। इनको अच्छे से ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर विशिष्ट वर्ग में किसको रखा था। देखिए इसमें विशिष्ट वर्ग में जो भूस्वामी होते थे, मतलब जो भूमि के स्वामी होते थे, जमींदार होते थे, इनको विशिष्ट वर्ग में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय को क्यों शामिल किया, क्योंकि इसमें जो प्रोफेसर हुआ करते थे इन लोगों को विशिष्ट वर्ग में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में व्यापार मंडल। अब व्यापार मंडल मतलब क्या हो जाएगा कि जो उद्योगपति होते थे, जो व्यापार करते थे, इनको विशिष्ट वर्ग में शामिल किया गया। अब आप देखो यहाँ पर कैसी चाल चल रहे हैं अंग्रेज लोग कि एक तरफ तो सामान्य वर्ग और दूसरी तरफ विशिष्ट वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग में बांटना चालू कर दिया इन्होंने हमारे भारत में लोगों को। जबकि पहले हम ऐसा कोई वर्ग नहीं जानते थे कि कोई अलग से कोई सामान्य वर्ग है और अलग से कोई विशिष्ट वर्ग है, ये हमारे अंदर पहले से भावना नहीं थी। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से हमारे भारतीयों के मन में अब ये वर्ग की भावना उत्पन्न करने लगे कि भैया एक स्पेशल वर्ग भी होगा और एक जनरल वर्ग भी होगा। ये लो, ये दो वर्ग में इन्होंने बांट दिया हमारे भारत में। तो इससे क्या होने लगा, अब हमारे भारत में सब आपस में लोग लड़ना झगड़ना चालू हो जाएंगे सब, ठीक है। अब एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखना चालू कर देते हैं। तो ये ऐसी फूट डाल रहे थे अंग्रेज हमारे भारत में। अब इसके बाद में अगला देखो, इसमें अगला जाता है कि हमारे भारत में जो विधान परिषद है इसमें 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में अब जो विधान परिषद होगी, ठीक है, ये प्रावधान है, ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1919 का ये अगला प्रावधान है कि भारत में जो विधान परिषद होगी, इस विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो 3 प्रकार के सदस्य इसमें कौन कौन से थे फ्रेंड, तो देखिए इसमें तो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिसमें पहला सदस्य होता था निर्वाचित। आ रहा समझ में, मतलब यहाँ पर जो विधान परिषदों की स्थापना की जाएगी तो इन विधान परिषदों में क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि जो 71% लोग होंगे, तो 71% लोग कौन होंगे इसमें, तो लेकिन निर्वाचित होंगे, मतलब इनको चुना जाएगा। आ रहा समझ में। फिर बाकी के लोग कैसे होंगे, तो बाकी का दूसरा आ जाता है मनोनीत। तो मनोनीत सरकारी सदस्य, तो इनको किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा,
तो इसको हम देखेंगे कि जो गवर्नर होगा उसके द्वारा इसे मनोनीत किया जाएगा। तो राज्यों के स्तर मतलब जो प्रांत क्षेत्र होगा तो प्रांतों के स्तर पर गवर्नर कुछ मनोनीत करेगा। और इसके बाद फिर जो गवर्नर जनरल होगा या वायसराय है तो ये हमारे केंद्र के स्तर पर इनका मनोनयन करेगा या इनको मनोनीत करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें मनोनीत सरकारी सदस्य होंगे जो 18% रहेंगे। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि मनोनीत गैर सरकारी, मतलब ये सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करेंगे, जो गैर लोग होंगे। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि मनोनीत सरकारी का मतलब क्या होगा कि सरकार में प्रशासन में कार्य करने वाले लोग होंगे, मतलब कुछ अधिकारी वर्ग होंगे जिन्हें 18% इसमें शामिल किया गया है। अब दूसरा ये कि ये सरकारी आदमी नहीं रहेंगे, ये सरकार में कार्य करने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों का कितना परसेंट होगा, तो ऐसे लोगों का परसेंट होगा 11%। तो इनको ही मनोनीत कौन करेंगे, तो जो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय होंगे वे इनको मनोनीत करेंगे। अब मैं यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखें कि जो गवर्नर जनरल है तो इसी गवर्नर जनरल को 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत अब इसको गवर्नर जनरल को एक उपाधि दे दी गई जिसका नाम रहता है वायसराय। और यह वायसराय सीधा किसके अंडर में रहकर काम करेगा, जो ब्रिटिश क्राउन है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन का यह प्रतिनिधि होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा एक अधिनियम था जिसके माध्यम से विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, तो अगला इसमें आ जाता है अगला प्रावधान कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की जाती है और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की जाती है। तो अब यहाँ पर जो द्विसदनात्मक है इसको वाई कैमरल कहते हैं, तो वाई कैमरल लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो भारत में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होगा कि अब इसमें भारत के लोग अब इसमें प्रत्यक्ष रूप से वोट डालेंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। लोकसभा में हम देखते हैं कि जो सांसद लोग खड़ते हैं या खड़े होते हैं चुनाव में, तो उनको सीधे जनता वोट देती है कि नहीं देती है। तो ठीक ऐसे उस टाइम में, उस जमाने में लोगों के द्वारा सीधे वोट दिया जाएगा, तो जिसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब 2 प्रकार की विधायिका होगी, तो 2 प्रकार की विधायिका कैसी है ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर आगे अगला इसमें आ जाता है अगला प्रावधान कि दोनों सदन में, तो दोनों सदन में क्या, तो जो केंद्र में 2 सदन होंगे, मतलब एक होगी राज्यसभा, जैसे वर्तमान में राज्यसभा है और वर्तमान में लोकसभा है, ऐसे उस समय में राज्य विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये 2 सदन उस समय थे। ठीक है, तो इनको 2 सदन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों सदन में, तो जो दोनों सदन होते थे तो कुछ मामलों में तो इनके अधिकार समान होते थे। ये जो दोनों सदन है कुछ मामले में इन दोनों का अधिकार समान था, लेकिन कुछ मामलों में अधिकार थोड़े से डिफरेंट थे। कैसे, मतलब अगर देखा जाए कि जो बजट पर अगर स्वीकृति देना है, तो बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था, तो जो निम्न सदन था। अब निम्न सदन किसको कहते थे, तो जो केंद्रीय विधानसभा है। तो केंद्रीय विधानसभा मतलब वर्तमान में जो लोकसभा है। ठीक है, तो वर्तमान में जो लोकसभा है, ऐसे लोकसभा को उस जमाने में 1909 का जब अधिनियम आता है तो उसमें प्रावधान किया गया था कि जो निम्न सदन था, मतलब केंद्रीय विधानसभा है, इस केंद्रीय विधानसभा को बजट पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार होगा, राज्यसभा को नहीं। और आज भी हम देखते हैं कि क्या आज भी राज्यसभा का कोई अधिकार है क्या बजट पर, नहीं है। उस समय भी लोकसभा मतलब केंद्रीय विधानसभा का अधिकार था, आज भी लोकसभा का अधिकार है। पर उस समय पहले राज्य विधान परिषद का बजट पर कोई अधिकार नहीं था, तो आज भी नहीं है। आ रहा समझ में, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका है, तो केंद्र के स्तर पर ये द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, तो 2 सदन की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। और विधायिका का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो विधायिका का मतलब हो जाता है यहाँ पर कानून बनाने वाली एक संस्था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कानून बनाने वाली संस्था। और यहाँ पर
इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विसदनात्मक का। तो द्विसदनात्मक का मतलब होता है दो सदन, और सदन का मतलब क्या होता है, तो सदन का मतलब वैसे घर होता है, ठीक है। तो आज भी अपन देखते हैं कि हमारे भारत में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो ठीक ऐसे सदन की व्यवस्था उस समय में की गई थी इस अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें दो सदन की व्यवस्था की जाती है, इसलिए इसका नाम हुआ द्विसदनात्मक विधायिका। तो इन दो सदनों के माध्यम से हमारे भारत में कानून या विधि बनाई जाएगी और भारत में कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। तो देखिए इसमें दो सदन कौन कौन से हो गए, तो एक हो गया राज्य परिषद और दूसरा हो जाता है केंद्रीय विधानसभा। अब जो राज्य परिषद थी, तो ये राज्य परिषद उस समय ये उच्च सदन था। आ रहा समझ में, उस समय में जो राज्य परिषद था यह उच्च सदन था, और उस समय जो राज्य परिषद था यह वर्तमान में क्या कहलाता है, तो यह वर्तमान में राज्यसभा कहलाती है। सिंपल सी भाषा में याद रखना कि जैसे आज राज्यसभा है, तो ये ऐसे उस समय ये राज्य परिषद हुआ करती थी। आज जैसे राज्यसभा उच्च सदन है केंद्र में, मतलब दिल्ली में, तो ऐसे उस समय यह उच्च सदन हुआ करता था। आ रहा समझ में। इसको उच्च सदन कहने का कारण ये था कि इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल था वह 5 वर्ष था, जबकि जो केंद्रीय विधानसभा होती है तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो राज्य विधान परिषद या राज्य परिषद हुआ करती थी, तो इस राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 60। कितनी थी, 60। और इन 60 सदस्यों में से किसको निर्वाचित किया जाता था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो करदाता लोग होते थे, करदाता मतलब जो कर देते थे, टैक्स पे करते थे, तो इनके द्वारा चुनाव होता था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में मैंने आपको बताया है कि इस अधिनियम के माध्यम से हमारे भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। तो इसमें क्या हो गया कि अब इन 34 लोगों को किसके द्वारा चुना जाएगा, तो इन 34 लोगों को कुछ करदाताओं के द्वारा, मतलब जो सरकार को टैक्स देते थे, ऐसे लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो इसीलिए तो इसमें यहाँ पर यह कहा जाएगा कि इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो शुरू की, परंतु ये सीमित मतदान प्रणाली शुरू कर दी। यहाँ पर मतलब कुछ सीमित लोग थे, कुछ गिने चुने लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था। ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पर शुरू किया। तो सिर्फ करदाताओं के द्वारा इन लोगों को चुना जाता था। तो कितने लोगों को चुना जाता था, तो 34 लोगों को, 34 लोगों को। तो 60 में से 34 लोग कुछ करदाताओं के द्वारा चुने जाते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं इसमें केंद्रीय विधानसभा की। अब जो केंद्रीय विधानसभा थी तो यह निम्न सदन था। आ रहा समझ में, ये जो केंद्रीय विधानसभा है ये उस समय का कैसा था, तो ये उस समय का निम्न सदन था। और आज वर्तमान में यह क्या कहलाता है, तो वर्तमान में यह लोकसभा कहलाता है, यह सदन। और आज भी हम देखते हैं कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं। इसके बाद फिर इसमें जो केंद्रीय विधानसभा थी, तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसमें सदस्यों की संख्या 144 थी, 144। कहीं कहीं पर आपको 143 मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 144 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देखते हैं कि 144, तो 144 सदस्य कुल थे, 144। इसके बाद में इसमें प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कितने सदस्यों को चुना जाता था, तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा इसमें 104 सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो इन 104 सदस्यों को कौन लोग चुनते थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ जमींदार लोग हुआ करते थे, इनके द्वारा इन्हें चुना जाता था। फिर और कौन होते थे, इसमें जो भारतीय उद्योगपति थे, इनके द्वारा इन्हें चुना जाता था। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बताया मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के बारे में। अब इसके जो बाद का है ये आगे देखिए इसमें। तो अगला देखिए इसमें राज्य परिषद के बारे में। तो राज्य परिषद में अब जो 34 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उनको कैसे कैसे किस किस के द्वारा चुना जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ जो करदाता लोग होंगे उनके द्वारा इन्हें चुना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राज्य परिषद में उस 34 में से, तो 34 में से साधारण चुनाव क्षेत्रों से 20 सदस्यों को चुना जाएगा। ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो 34 थे, 34 सदस्यों में से साधारण चुनाव क्षेत्रों से 20 सदस्यों को चुना जाएगा।
फिर इसके बाद में जो मुस्लिम क्षेत्र होंगे, तो मुस्लिम क्षेत्र से कितने लोगों को चुना जाएगा, तो 10 लोगों को चुना जाएगा। फिर इसके बाद में फिर जो यूरोपीय क्षेत्र था, जहाँ पर मतलब यूरोपियन लोग निवास करते थे, तो उनको 3 लोगों को चुना जाएगा। फिर जो सिख लोग थे, तो सिखों को चुना जाएगा। कितने सिख को, तो 1 सिख को चुना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इनको कौन चुनेगा, तो जो टैक्स पे करते थे, जो कर देते थे अंग्रेज सरकार को उस जमाने में, तो उन लोगों के द्वारा इनको चुना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत। अब गवर्नर जनरल कितने सदस्यों को मनोनीत करता था उस जमाने में, तो उस जमाने में ये 26 लोगों को मनोनीत करता था। अब इन 26 सदस्यों को मनोनीत तो करता था गवर्नर, लेकिन किसको किसको, तो इसमें देखिए कि कुछ इसमें सरकारी सदस्य होते थे। सरकारी सदस्य का मतलब क्या होता था कि जो प्रशासन में, सरकार में कार्य करते थे, उनको सरकारी सदस्य कहते थे। तो ऐसे मनोनीत सरकारी सदस्य कितने थे, तो 19 सदस्यों को ये गवर्नर जनरल उस समय मनोनीत करता था। फिर इसके बाद में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, तो मनोनीत तो इनको भी किया जाता था, गैर सरकारी सदस्यों को। तो गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या है कि ये सरकार के अंग नहीं थे, ये सरकार में कार्य करने वाले लोग नहीं थे। तो ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को 7 सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। तो कितने हो गए टोटल, ये 19 और 7 कितने हो गए, 26। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें जो राज्य परिषद में जितने भी सदस्य हैं, तो इन सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना था, तो इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि उस समय भारत शासन अधिनियम 1919 जब भारत में लाया गया था, तो उस समय राज्य परिषद की सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था, तो इसमें 5 वर्ष इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी जो गवर्नर जनरल होता था वह इसका विघटन कर सकता था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बताया मैंने आपको राज्य परिषद के बारे में। अब देखिए इसमें केंद्रीय विधानसभा के बारे में। जो केंद्रीय विधानसभा है, इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पर अपन कर रहे हैं। तो देखिए जो केंद्रीय विधानसभा होती है, तो इसमें जो पहले मैंने आपको बताए हैं 104 सदस्यों के बारे में, तो इनको कैसे कैसे चुना जाता है देखिए यहाँ पर। तो इसमें जो साधारण निर्वाचन क्षेत्र है, तो साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से 52 लोगों का चुनाव किया जाएगा। और इनको कौन चुनेंगे, तो जो जमींदार होते थे, ठीक है, उन लोगों के द्वारा इनको चुना जाता था। जो उद्योगपति थे उनके द्वारा इन्हें चुना जाता था। तो जो साधारण निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से 52 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। फिर जो सांप्रदायिक क्षेत्र थे, तो सांप्रदायिक क्षेत्र मतलब जैसे इसमें अपन देखते हैं मुस्लिम है, सिख है, ऐसे लोगों के क्षेत्र को कहा जाता था सांप्रदायिक क्षेत्र। तो ये सांप्रदायिक क्षेत्र से कितने सदस्यों को चुना जाता है, तो इसमें 32 सदस्यों को चुना जाएगा। इस 32 में फिर 30 लोग कौन होंगे, तो इस 32 में से 30 मुसलमान होंगे और 2 इसमें सिख होंगे। इनको यहाँ पर चुना जाएगा। इसके बाद फिर जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र होगा, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र से 20 सदस्यों को चुना जाएगा। अब ये विशेष निर्वाचन क्षेत्र क्या है फ्रेंड, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे भारत में जो निर्वाचक वर्ग था, इसको 2 वर्ग में बांट दिया था, एक सामान्य और एक विशेष। तो सामान्य में किसको रखा गया था, तो हमारे भारत के जो अपने आम लोग हुआ करते थे उनको रखा गया था मतलब हिंदू है, ठीक है, इनको रखा गया था। और विशिष्ट में किसको रखा गया था, तो विशिष्ट में जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जो भूमि स्वामी हुआ करते थे बड़े बड़े, इसका जो विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते थे, उनको इसमें विशिष्ट वर्ग में शामिल किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या होने लगा कि जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र था, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र से 20 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अब ये 20 सदस्य में कौन होगा, तो बोले कि 20 सदस्यों में 7 भूमिपतियों के द्वारा चुना जाएगा। फिर इसके बाद में 9 ये यूरोपीय सदस्यों के द्वारा इन्हें चुना जाएगा, या यूरोपियन के द्वारा इनको चुना जाएगा। फिर बचे 4, तो इन 4 को कौन चुनेगा, तो इन 4 को भारतीय उद्योगपति या जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे इनके द्वारा इन्हें चुना जाएगा। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे इनको चुना जाएगा, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में। इसके बाद फिर आगे देखिए जो केंद्रीय विधानसभा थी, तो इस केंद्रीय विधानसभा में और कौन कौन सदस्य होते थे। तो अब देखिए इसमें फिर मनोनीत सदस्य,
अब मनोनीत सदस्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नर जनरल के द्वारा इसमें 40 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। तो गवर्नर जनरल कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे? तो 40 सदस्यों को मनोनीत करते थे। अब इन 40 सदस्यों में से सरकारी मनोनीत कितने थे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 26 सदस्य मनोनीत सरकारी थे और इसमें गैर सरकारी कितने थे? 14 थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी का मतलब क्या है तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें सरकारी वे सदस्य होते थे जो सरकार के ही अंग थे, सरकार में प्रशासन में कार्य करने वाले लोग थे, इनको मनोनीत सरकारी सदस्य कहते थे। फिर इसके बाद में गैर सरकारी कौन होते थे? जो सरकार के अंग नहीं थे, सरकार में कार्य नहीं करते थे, ऐसे लोगों को भी इसमें मनोनीत किया जाता था, जिसको हम मनोनीत गैर सरकारी कहते हैं। तो जो सरकार के सदस्य नहीं थे, अंग नहीं थे, सरकार में कार्य करते नहीं थे, तो इनको कम सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तो 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे कि ये जो केंद्रीय विधानसभा है, मतलब वर्तमान में जो लोकसभा है, ठीक है। तो जो केंद्रीय विधानसभा थी, इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया था? तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और जबकि जो राज्य परिषद थी उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया था? तो उसमें 5 वर्ष रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर तो जो गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल क्या करता है? तो 3 वर्ष से पहले भी इसका विघटन कर सकता था, मतलब इसको समाप्त कर सकता था। अब मान लीजिए कि इसको विघटन किया है तो फिर इसके एक निश्चित समय सीमा में चुनाव भी कराना पड़ता था। अब इसके बाद फिर जो गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल इसका कार्यकाल बढ़ा भी सकता था, मतलब 3 वर्ष से पहले इसका विघटन भी कर सकता था, और अगर इसका कार्यकाल आगे बढ़ाना है तो इसका कार्यकाल भी वह बढ़ा सकता था। ये अधिकार दिया गया था किसको? गवर्नर जनरल को। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी ये खत्म हो जाती है, और यह व्यवस्था कहाँ पर लागू की जाती है? केंद्र में। तो ये प्रावधान किए गए हैं। फिर इसके बाद में हमारे भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला प्रावधान होता है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ये इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। अब लोक सेवा आयोग, इसका गठन का प्रावधान इसमें क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य ये था कि हमारे भारत में जो सिविल सेवक होते थे, आज जैसे हम लोग और आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग MPPSC की तैयारी कर रहा है, मतलब जो स्टेट PSC होता है इसमें सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, कोई UPSC में सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, तो सिविल सेवक बनने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले हमारे भारत में जो सिविल सेवक होते थे तो इनको पहले मनोनीत किया जाता था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे एक कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत हुई, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई, और ये प्रतियोगी परीक्षा कहाँ देने जाना पड़ता था? लंदन जाना पड़ता था। फिर इसके बाद में हमारे भारत में इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। फिर हमारे भारत में ही एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये लोक सेवा आयोग क्या करेगा? हमारे भारत में ये इसकी परीक्षा आयोजित करेगा, किसकी? जो सिविल सेवक होते हैं इनकी एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि यार एक काम करते हैं, अब एक ऐसे संस्था का गठन किया जाए जो भारत में ही सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन करे, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया जाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लोक सेवा आयोग था, इसके गठन के लिए फिर एक आयोग गठित किया जाता है। तो उस आयोग का नाम आपको ध्यान रखना होगा, ली कमीशन। जो लोक सेवा आयोग की अपन बात कर रहे हैं, तो इसको गठित करने के लिए एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, ली कमीशन, या इसी को हम ली आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। और जो ली कमीशन था, ये ली आयोग था, इसी को शाही आयोग भी कहते हैं। अब इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष ये लॉर्ड ली ही था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष लॉर्ड ली को बनाया गया था। और ये कब की बात है? ये ली कमीशन कब गठित हुआ था? तो आपको ध्यान रखना होगा 1923 की बात है, 1923। तो 1923 में यह आयोग गठित किया गया, ठीक है। अब इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भैया एक काम करो, सिफारिशें हमको दो। इसी को रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसी को शाही आयोग, इसी को रॉयल कमीशन कहते हैं, इसी को ली कमीशन कहते हैं,
ठीक है। तो ये सब एक ही आयोग के नाम है, कंफ्यूज ना हो आप। तो इसी को ली कमीशन, इसी को शाही आयोग, इसी को रॉयल कमीशन कहते हैं। और 1923 में इस आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन बना था? लॉर्ड ली। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1924 में दी। कब दी? 1924 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? तो इसने 1924 में अपनी रिपोर्ट पेश की फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। और रिपोर्ट पेश करने के बाद ब्रिटेन सरकार ने, मतलब अंग्रेज सरकार ने इस पर विचार किया, और विचार करने के बाद हमारे भारत में एक आयोग की स्थापना की। कब? 1926 में। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे भारत में 1926 में एक आयोग की स्थापना की, जिसका नाम था FPSC। ठीक है। तो FPSC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में कहा जाएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ध्यान रहे कि आज जो संघ लोक सेवा आयोग कार्यरत है, ये डायरेक्ट उस जमाने में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित नहीं हुआ था। आ रहा समझ में? तो उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1926 में स्थापित किया जाता है। और इस समय इसका जो पहला अध्यक्ष बना था वह था सर रोज वारकर। ये इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हमारे भारत में जो लोक सेवा आयोग गठित किया गया था, तो इसके लिए एक आयोग कौन सा गठित हुआ था जिसने सिफारिशें की थी? तो इस आयोग का नाम आपको ध्यान रखना होगा 1923 का, ये ली कमीशन। 1923 में ली कमीशन गठित हुआ, जिसको हम अन्य नामों से जानते हैं, जिसको हम रॉयल कमीशन, शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लॉर्ड ली। इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है? तो इसने अपनी रिपोर्ट 1924 में दी है। और इसकी रिपोर्ट को, इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अंग्रेज सरकार के द्वारा हमारे भारत में 1926 में ये FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और यह आयोग फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद ही इसका नाम बदलकर FPSC से UPSC किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो UPSC, इसका नाम UPSC कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तो आज़ादी के बाद से इस FPSC का नाम बदलकर फिर UPSC हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1947 की बात है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इसका नाम होता है। पहले से नाम नहीं था डायरेक्ट UPSC, ध्यान रखना। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? UPSC, ध्यान रखना। ठीक है। और फिर केंद्र के स्तर पर लोक सेवा आयोग, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो राज्यों के स्तर पर जो लोक सेवा आयोग होते हैं, ये अपने राज्यों के लिए सिविल सेवक की भर्ती करते हैं। और जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ये पूरे भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल सेवकों की भर्ती करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इसके आगे और देखिए, और भी इसमें प्रावधान भी खत्म नहीं हुए हैं। आगे देखिए, इसमें अगला प्रावधान आ जाता है कि हमारे भारत में जो प्रांत थे, तो इन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी जाती है। अब यहाँ पर जिस प्रांतों की अपन ये दो द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो ये द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ आपको सीधा सा याद रखना है कि द्वैध का मतलब ही होता है दो। ठीक है। तो द्वैध ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम इसको ऐसा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो द्वैध का मतलब क्या हो जाता है? तो इसका द्वैध का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। तो दो मतलब क्या? कि राज्यों के स्तर पर, प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य। तो राज्य को प्रांत भी कहते हैं, सूबा भी कहते हैं, ध्यान रखना, और इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। तो जो राज्यों के स्तर पर अपन देखते हैं, तो राज्यों के स्तर पर दो प्रकार की शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। आ रहा समझ में? अब हमारे भारत में जब इसकी शुरुआत होती है द्वैध शासन प्रणाली की, तो ये द्वैध का मतलब हम एक अर्थ और निकाल सकते हैं। द्वैध मतलब द्वैध भाव करना। आ रहा समझ में? भेदभाव करना। तो ये भेदभाव करना, ये हमारे भारत में इसी अधिनियम के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाती है। तो देखते हैं इसमें कहाँ पर शुरू किया गया था इसको। तो ये हमारे भारत में राज्यों के स्तर पर इसको शुरू किया गया था। आ रहा समझ में? अब राज्यों के स्तर पर जो दो प्रकार के शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है,
तो इसमें दो प्रकार कौन कौन से थे? तो एक था इसमें हस्तांतरित और दूसरा था हस्ताक्षरित। ये दो प्रकार के विषय हमारे भारत में राज्यों के स्तर पर शुरू किए जाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो द्वैध प्रणाली की शुरुआत हमारे भारत में हुई है, ये किसने शुरू किया था, ये किसने अकल दी थी? तो आपको ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति का नाम इसमें ध्यान रखना होगा, लियोनस कार्टियस। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, लियोनस कार्टियस। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो द्वैध शासन प्रणाली इसका जनक कौन है, तो जो द्वैध शासन प्रणाली इसका जनक है ये लियोनस कार्टियस। ये इसने सलाह दी थी कि भारत में प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया जाए। इसको डायरकी सिस्टम कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जो राज्यों के जितने विषय हैं, इन विषयों को दो भागों में बांट दिया जाए। तो एक विषय होगा जिसको हस्तांतरित के अंतर्गत रखेंगे और कुछ ऐसे विषय होंगे जिन्हें हम आरक्षित के अंतर्गत रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लियोनस कार्टियस ने इस द्वैध शासन प्रणाली की वकालत की थी और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डायरकी। इसकी पुस्तक का नाम क्या होता है? डायरकी। तो डायरकी का मतलब होता है द्वैध, द्वैध मतलब दो। तो ये इसने सलाह दी थी लियोनस कार्टियस ने, इसलिए इसको द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहते हैं। एक बार नहीं कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसको कहते हैं? तो ये लियोनस कार्टियस को कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली का जनक, याद रखना। और इसके पुस्तक का नाम क्या है? इसके पुस्तक का नाम है डायरकी। ठीक है, अब इसने कहा कि भारत में जो राज्य हैं, तो राज्यों के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर दो प्रकार के विषय बना देना चाहिए। तो एक हो जाएगा हस्तांतरित और दूसरा हो जाएगा आरक्षित। अब देखो यहाँ पर ब्रिटेन सरकार किस प्रकार की चाल चलती है। तो पहला है हस्तांतरित। अभी हस्तांतरित विषय का मतलब क्या हो जाता है? तो हस्तांतरित विषय का मतलब हो जाता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं थे और इन विषयों से ज़्यादा आय सरकार को प्राप्त नहीं होती थी। तो ये किसको दिया जाएगा? तो ये उन लोगों को दिया जाएगा जो मंत्री होंगे, और ये मंत्री किसको बनाया जाएगा? भारतीयों को। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो हस्तांतरित विषय होंगे, तो ये विषय किसके पास होंगे फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो गवर्नर हैं, ठीक है, तो जो गवर्नर हैं, तो सभी लोग किसके अंडर में काम करेंगे? गवर्नर के अंडर में काम करेंगे। तो जैसे आज अपन देखते हैं कि हमारे हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री हैं। तो ये मुख्यमंत्री अब वर्तमान में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन उस समय में, पुराने समय की अगर हम बात करेंगे, तो उस पुराने समय में ऐसे अलग से मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मंत्री जरूर होते थे। ठीक है, तो ये जो मंत्री होंगे, तो ये मंत्री हमारे भारतीयों के लिए काम करेंगे, हमारे भारतीय जनता के लिए काम करेंगे। तो गवर्नर जो होगा, तो गवर्नर इन मंत्रियों को कहेगा कि आप जनता के लिए काम कीजिए। और ये लोग जो मंत्री होंगे, तो ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये मंत्री होंगे जो राज्यों की विधान परिषद हैं, जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषद। ठीक है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो जो प्रांत की विधान परिषद है, उस प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनको जवाब कहाँ देना है जाकर? तो इनको जवाब देना है प्रांतीय विधान परिषद में। उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं कि राज्यों में जो विधानमंडल होता है, तो राज्यों का विधानमंडल मतलब क्या? विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, और राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री कोई काम करेंगे या मंत्री लोग काम करेंगे, तो इनको जवाब कहाँ देना है जाकर? इनको विधानसभा में जाकर जवाब देना है। तो ठीक ऐसे ही उस समय जो प्रांतीय विधान परिषद थी, तो इस प्रांतीय विधान परिषद में जवाब किसको देना है जाकर? ये मंत्री को देना है। अगर ये काम करेंगे तो इनको जवाब देना है जाकर कहाँ पर? विधान परिषद में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें किन किन विभागों को शामिल किया गया था, कौन कौन से विषय को शामिल किया गया था जिसका इनको जवाब देना पड़ता था? तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं थे और इनसे ज़्यादा आय भी प्राप्त नहीं होती थी। ऐसे विषय हमारे भारतीयों को दिए जाते थे। तो ये कौन कौन से विषय हो जाते हैं? तो इन विषयों की अगर अपन बात करते हैं, तो इन विषय में आपको याद रखना होगा, जैसे शिक्षा विभाग, जैसे शिक्षा विभाग है, तो ये किसको दिए जाते थे? ये हमारे भारतीय मंत्रियों को दिए जाते थे।
फिर इसके बाद में और कौन सा है, तो बोले पुस्तकालय विभाग ले लो, पुस्तकालय विभाग। फिर इसके बाद और कौन सा, तो बोले चिकित्सालय ले लो, चिकित्सा विभाग। और कौन सा चाहिए, तो बोले स्थानीय स्वशासन ले लो। आ रहा समझ में, स्थानीय स्वशासन। तो ये जो ऐसे विभाग थे जिनसे कोई इनकम नहीं होती थी, लेकिन जनता के लिए कल्याणकारी काम ज्यादा करना था, जनता की सेवा ज्यादा करना होगा, ऐसे विषय, ऐसे विभाग किसको दिए जाते थे, ये ऐसे विभाग हमारे भारतीय मंत्रियों को दिए जाते थे। और इन मंत्रियों को जवाब कहाँ देना पड़ता था, विधान परिषद में जाकर इनको जवाब देना पड़ता था। आ रहा समझ में। अब जब पैसा नहीं होगा, कोई इनकम नहीं होगी, तो काम कहाँ से करोगे, और जब काम नहीं करोगे तो हमारी भारत की जनता कहेगी कि बताओ हमारे भारत के मंत्री हमारे भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो बदनामी किसकी होगी, भारतीय मंत्रियों की होगी। और इससे फिर क्या होगा कि अगली बार जब चुनाव होगा तो भारत की जनता इन भारत के मंत्रियों को नहीं जिताएगी, किसको जिताएगी, फिर अंग्रेजों का समर्थन करेगी। तो ये चाल थी इनकी अंग्रेजों की। तो ये थे हस्तांतरित विषय। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद अब देखिए आरक्षित विषय। अब आरक्षित विषय ये किसको दिए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो गवर्नर था, तो राज्यों के स्तर पर जो गवर्नर होता है, तो गवर्नर की कार्यकारिणी थी, ठीक है। आरक्षित विषय में क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जो गवर्नर होगा और गवर्नर के नियंत्रण में रहकर जो कार्य करेंगे उनको हम पार्षद कहते थे, या उनको कार्यकारिणी कहते थे, या फिर इसी को हम कार्यपालिका भी कहते थे। तो गवर्नर की जो कार्यपालिका होगी, इसकी जो कार्यकारिणी होगी, ठीक है। तो ये कार्यकारिणी या कार्यपालिका ये गवर्नर के नियंत्रण में रहकर काम करते थे। और अब ये जो कार्यकारिणी है गवर्नर की, इनको विधान परिषद में जाकर जवाब नहीं देना है। ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, तो ये सिर्फ गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। इनको किसको जवाब देना है, गवर्नर को। ये विधान परिषद में जाकर इनको जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो इन कार्यकारिणी के सदस्यों को, मतलब जो पार्षद होते थे, तो इनको दिए गए थे महत्वपूर्ण विभाग। तो महत्वपूर्ण विभाग कौन कौन से थे, जैसे भूमि कर, जिससे आय प्राप्त होती है। तो जिन विभागों से आय प्राप्त होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग थे, ये महत्वपूर्ण विभाग किसको दिए गए थे, इन अंग्रेज मतलब गवर्नर का जो कार्यकारिणी या इसकी जो कार्यपालिका होती थी, इनको दिए गए थे। और इनको विधान परिषद में जाकर कोई जवाब नहीं देना है। तो ऐसे विभाग इनको दिए गए थे। तो कौन कौन से विषयों को इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें जैसे वित्त विभाग। अब वित्त विभाग का काम क्या होता है, तो वित्त विभाग का काम होता है वित्त का प्रबंधन करना, वित्त को, फाइनेंस को मैनेज करना। अब जब तक पैसा नहीं होगा तो कोई काम किया जाएगा। तो पैसे वाला विभाग किसको दिया गया, इनको, कार्यकारिणी को, मतलब जो गवर्नर के प्रति सीधे उत्तरदायी होते थे। इनको विधान परिषद में जाकर जवाब नहीं देना है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, तो बोले भूमि कर तुम ले लो। तो भूमि कर भी किसको दिया जाता था, तो जो गवर्नर के अधीन रहकर कार्य करते थे, कार्यकारिणी या जो कार्यपालिका के सदस्य होते थे, जो पार्षद होते थे, इनको विधान परिषद में जाकर जवाब नहीं देना है। तो ये किसके नियंत्रण में काम कर रहे हैं, सीधे ये सब गवर्नर के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनसे इनकम ज़्यादा होती थी, ऐसे विभाग इनको दिए जाते थे। फिर और कौन से विभाग दिए गए, तो बोले पुलिस भी ले लो, और क्या, तो बोले कि रक्षा विभाग भी ले लो। आ रहा समझ में, आदि विभाग। तो जो विभाग महत्वपूर्ण होते थे, ऐसे विभाग इनको दिए जाते थे, और जिनसे आय ज़्यादा होती थी, ऐसे विभाग इनको दिए जाते थे। और इनको विधान परिषद में जाकर जवाब नहीं देना है। तो ऐसा भेदभाव किया जाता था। और ये कार्यकारिणी के सदस्य ज़्यादा किसको रखा जाता था, तो अंग्रेजों को रखा जाता था। आ रहा समझ में। तो ये अंग्रेज लोगों के पास ये महत्वपूर्ण विभाग होते थे, जिनसे आय ज़्यादा होती थी, ठीक है। ऐसे विभाग अंग्रेजों को दिए जाते थे और इनको कोई जवाब नहीं देना है। और हमारे भारतीयों को कैसे विभाग दिए गए, तो हमारे भारतीयों को ऐसे विभाग दिए गए थे जिनसे इनकम कम होती थी और महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब ऐसे विभाग दिए गए जो जनता के लिए कल्याणकारी काम ज़्यादा करना, और पैसा कुछ भी नहीं है। अब कल्याणकारी काम कहाँ से होगा, जब पैसा होगा तभी तो काम होगा ना, ठीक है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे। अब जब ये काम नहीं करेंगे भारत के मंत्री, तो भारत की जनता की नज़रों में ये भारत के मंत्री बेकार हो जाएंगे। अगर यार ये तो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनकी बेइज्जती होगी, इनकी बदनामी होगी, और फिर आने वाले चुनाव में भारत की जनता इनको हराएगी। ये इनकी चाल थी अंग्रेजों की। आ रहा समझ में। तो ये थी द्वैध शासन प्रणाली। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सुन लो। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, प्रांतों में, ध्यान रहे।
1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में इस द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया है। और जब हमारी भारत की जनता अंग्रेज सरकार का विरोध करेगी तो अंग्रेज सरकार को समझ में आ जाएगा कि अरे यार अपन ने ये गलत कर दिया। तो 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा तो इसमें इसको राज्यों में खत्म कर दिया जाएगा और केंद्र में इसको लागू किया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, इसमें कितने विषय थे, 2 प्रकार के, हस्तांतरित और आरक्षित। तो हस्तांतरित कौन कौन से थे, आरक्षित कौन कौन से थे, और किन विभागों या कौन कौन से विषय थे जिनके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता था और कौन उत्तरदायी किसके प्रति रहते थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो हस्तांतरित विषय जिनके पास होते थे, जिन मंत्रियों के पास होते थे, इनको जवाब देना पड़ता था। ये जवाबदेह होते थे, उत्तरदायी होते थे विधान परिषद के प्रति। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग किसके पास रहते थे, तो ये जो गवर्नर की कार्यकारिणी होती थी उसके पास महत्वपूर्ण विभाग रहते थे। ठीक है, और ये लोग उसका संचालन करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है। अभी ये 1919 का भारत शासन अधिनियम खत्म नहीं हुआ है, अब आगे देखिए और भी इसके प्रावधान हैं। तो अगला प्रावधान देखिए इसमें, तो अगला प्रावधान होता है कि केंद्रीय विधायिका को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। अब जो केंद्रीय विधायिका है मतलब कि केंद्र के स्तर पर जो हमारी राज्य परिषद थी और केंद्रीय विधानसभा थी, तो इनको यह अधिकार दिया जाता है कि ये हमारे भारत में कानून बना सकती है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर किसके किसके लिए कानून बना सकती है, तो जो ब्रिटिश भारत थे, तो ब्रिटिश भारत का मतलब कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन सरकार का, अंग्रेज सरकार का अधिकार था, उन राज्यों पर, उन क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है। फिर इसके बाद में जो न्यायालय होते थे, तो इन न्यायालयों के लिए भी कोई कानून बना सकती थी। फिर इसके बाद में स्थान है या फिर कोई वस्तु है, तो उसके संबंध में भी ये केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आता है कि इस कानून से संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है कि लंदन में उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो हम देखते हैं कि जो भारत सचिव ब्रिटेन में था, जो इधर हमारी अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधित्व करता था, वहाँ पर ब्रिटिश संसद में ये प्रस्ताव पेश करता था भारत का राज्य सचिव। तो इस भारत के राज्य सचिव के लिए ध्यान रहे, इसको भारत का राज्य सचिव क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से मतलब जो अंग्रेज सरकार यहाँ पर काम कर रही है, तो इसके द्वारा जो भी यहाँ पर काम किया जाता था, इसका लेखा जोखा वहाँ पर पेश किया जाता था ब्रिटेन संसद में। तो ब्रिटेन की संसद में कौन पेश करता था, ये भारत का राज्य सचिव। ठीक है, तो इस भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए वहाँ पर ब्रिटेन में एक उच्च आयुक्त की स्थापना की जाती है, हाई कमिश्नर का कार्यालय स्थापित किया गया। और ये हाई कमिश्नर का कार्यालय क्या करेगा, तो भारत सचिव के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, तो कुछ कार्य किसको दिया जाएगा, ये उच्च आयुक्त को या हाई कमिश्नर को स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला प्रावधान आ जाता है कि इसी के अनुसार या इसी अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि जो वायसराय की कार्यकारिणी होती है, तो वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्य थे पहले, तो इन 6 सदस्यों में से अब 3 सदस्य भारतीयों का होना जरूरी होगा, ताकि भारतीयों को भी लगे कि यार हमारा भी कुछ योगदान है। हर समझ में, भारतीय लोग एकदम से बगावत न करें, इसके लिए यह प्रावधान किया जाता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, तो इन 6 सदस्यों में से अब 3 कौन होंगे, तो बोले कि 3 अब भारतीय सदस्य होंगे। ये अनिवार्य उन्होंने कर दिया। लेकिन जो कमांडर इन चीफ था, तो उस कमांडर इन चीफ को छोड़कर तो कमांडर नहीं बनाया जाएगा, किसी को ध्यान रखना, बाकी जो दूसरे सदस्य थे वे बनाए जा सकते हैं। ऐसे भेदभाव करते थे ये अंग्रेज लोग हमारे भारतीय लोगों के साथ। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें प्रावधान कि केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, परंतु जो अंतिम निर्णय था, तो अंतिम निर्णय वायसराय को ही दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो केंद्रीय विधानमंडल था, मतलब जो केंद्रीय विधायिका थी, जिसमें ये
केंद्रीय विधायिका में अपनी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा होती थी, तो इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय विधानसभा कहते थे। तो ये जो केंद्रीय विधानमंडल था, तो केंद्रीय सूची के विषयों में कानून बना सकती थी ये केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधानमंडल। तो ये कानून तो बना सकता था, लेकिन अंतिम रूप से उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? तो अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार वायसराय के पास था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला प्रावधान इसमें आ जाता है कि भारत में पहली बार ऐसा प्रावधान किया जाता है कि जो केंद्रीय बजट था, तो केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट ये अलग अलग कर दिए गए। ये 1919 के अधिनियम के माध्यम से संभव हो पाया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और जो राज्य की विधानसभाएं थी, तो राज्य की विधानसभाओं को अपना अलग से बजट पेश करने का अधिकार भी इन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो हर राज्य की जो विधानसभाएं थी, तो हर राज्य की विधानसभा अपना अपना बजट पेश करने लगे ये लोग। ठीक है, और राज्य अपना बजट पेश करने लगे और केंद्र अपना बजट पेश अलग से करने लगे। तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा ही संभव हो पाया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान आ जाता है इसमें कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। मतलब एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 वर्ष के बाद जांच करके एक रिपोर्ट देगा, किसको? ब्रिटेन सरकार को, और यह बताएगा कि जिस अधिनियम को भारत भेजा गया है, मतलब जो 1919 का अधिनियम भारत भेजा गया है, तो इसमें कहाँ तक अंग्रेज सरकार को सफलता मिली है। आ रहा समझ में? इसकी जांच के लिए एक विधि आयोग का प्रावधान किया जाता है, और यह विधि आयोग 10 साल के बाद गठित किया जाना था। कब? तो जैसे 1919 का अधिनियम है, तो उसके 10 साल कब होगा? 1929। लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को गठित कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो फिर इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध होगा, और इसका विरोध किस लिए किया जाएगा? क्योंकि साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज थे, सारे के सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस कारण फिर इस साइमन कमीशन का हमारे भारत में विरोध किया गया था। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये जो आयोग था विधि आयोग, तो वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, और ये 10 वर्ष के बाद इसका गठन होगा, और ये जांच करेगा कि 1919 का जो अधिनियम भारत में लागू किया गया है, ये कहाँ तक सफल रहा है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला प्रावधान आ जाता है कि भारत राज्य सचिव का वेतन अब अंग्रेजी राजस्व से दिया जाएगा। आ रहा समझ में? जो भारत का राज्य सचिव है, जो ब्रिटेन में काम कर रहा है, ठीक है, और भारत की ओर से ब्रिटिश संसद में जो प्रस्ताव पेश करता है, अब ये क्या करेगा? तो इसको वेतन अब अंग्रेज या अंग्रेजी राजस्व होगा, उस अंग्रेज सरकार के राजस्व से इसको वेतन दिया जाएगा। जबकि इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये हमारे भारत के राजस्व से इसको सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था। तो 1793 से, ध्यान रखें, इससे पूर्व हम देखते हैं कि 1793 से यह वेतन भारतीय राजस्व से इसको दिया जाता था, और 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब इसको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो अब जो अंग्रेज सरकार का राजस्व है, इससे अब इसको वेतन दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान किया जाता है। इसके बाद अगला प्रावधान क्या है इसमें? तो अगला प्रावधान यह था कि इसमें केंद्रीय, पहली बार, तो ध्यान रखें, पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजन किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार अपना काम करे और राज्य सरकार अपना काम करे। ये भारत में ऐसा पहली बार हुआ था। और इसी के बाद फिर हम देखते हैं कि जब अगला अधिनियम आएगा 1935 का अधिनियम, तो उसमें केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के विषय अलग अलग बिल्कुल कर दिए जाते हैं, और 3 सूचियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया जाता है, और इससे राज्यों पर केंद्र नियंत्रण कम किया गया। जबकि इससे पहले क्या होता था? इससे पहले पूर्ण रूप से केंद्र का नियंत्रण होता था राज्यों पर, और जब ये प्रावधान इसमें कर दिया जाता है, तो फिर केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला प्रावधान होता है कि प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। आ रहा समझ में? मतलब जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, जो आज वर्तमान में अपन देखते हैं राज्यों के विधानमंडल, ये ऐसे उस जमाने में ये प्रांतीय विधान परिषद कहलाते थे। तो प्रांतीय विधान परिषदों को अपने सूचियों पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय किसके पास रहता है? तो ये केंद्र के पास रहता है। आ रहा समझ में? तो ये कानून तो बना सकते थे राज्य की विधान परिषदें,
लेकिन अंतिम रूप से केंद्रीय और एकात्मक ये ढांचा बना रहा, मतलब अंतिम रूप से निर्णय किसके पास होगा, फिर भी केंद्र सरकार के पास रहेगा। ये इसमें प्रावधान किया जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला प्रावधान इसमें आ जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा हमारे भारत में 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। तो ये 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। तो ये 8 प्रांत कौन से थे, और देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर कितने सदस्यों की व्यवस्था की जाती है। तो हमारे भारत में देखते हैं कि जो 8 प्रांत थे, तो 8 प्रांतों में पहला प्रांत था बंगाल। इस बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई और सदस्यों की संख्या कितनी रखी जाती है, तो 239 की व्यवस्था इसमें की जाती है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान था कि मद्रास में, तो मद्रास में भी विधान परिषद की स्थापना की जाएगी और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 127 होगी। फिर इसके बाद में अगला जाता है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में कितनी होगी, 123 और संयुक्त प्रांत का मतलब क्या है, तो संयुक्त प्रांत में जैसे यूपी है अपना, तो यूपी उत्तराखंड ये पहले एक ही थे, तो इस राज्य को, इस क्षेत्र को मिलाकर कहते थे संयुक्त प्रांत। इसको पहले अवध के नाम से भी जानते थे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बिहार एवं उड़ीसा। तो बिहार एवं उड़ीसा में कितने सदस्यों की संख्या होगी, तो 103 सदस्य होंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है पंजाब। तो पंजाब में सदस्यों की संख्या कितनी रखी जाएगी, 93। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत मतलब हमारा मध्य प्रदेश, और बरार जो किस में चला गया है, महाराष्ट्र में चला गया है। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की जाएगी, तो 70 सदस्य इसमें होंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें असम। तो असम में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 53। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में बम्बई। तो बम्बई में कितनी होगी सदस्य संख्या, ये होगी 10। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि जो 8 प्रांत होंगे, इन 8 प्रांतों में ये इतने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सा एक अधिनियम था जिसमें 8 प्रांतों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया था। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1919। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषदें, तो इन प्रांतीय विधान परिषदों का गठन हमारे भारत में कैसे किया जाएगा, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता था। और मतदान देने का अधिकार केवल उन लोगों को ही दिया जाता था। तो किसको दिया जाता था मतदान देने का अधिकार, तो पहला कि ये लोग उस क्षेत्र में रहने वाले हो, तो जो उस क्षेत्र में रहेंगे तो वही लोग वोट दे सकते थे। फिर दूसरा प्रावधान क्या था इसमें, तो दूसरा था कि निश्चित मात्रा में लगान देते हो। तो टाइम टू टाइम अगर व्यक्ति टैक्स पे करता है, कर देता है, तो वह व्यक्ति वोट दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्या था, अगला था कि स्थानीय संस्थाओं के द्वारा लगाया गया भू राजस्व कर देते हो। तो जो भू राजस्व कर होता था, अगर ये देते होंगे तो ये ही लोग वोट दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे सकते थे। तो ऐसे सीमित मतदान प्रणाली की व्यवस्था अंग्रेज सरकार के द्वारा इस अधिनियम में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला आ जाता है कि जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, तो प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया था, लेकिन गवर्नर जनरल इससे घटा भी सकता था या फिर बढ़ा भी सकता था। ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर इसका विघटन यदि कर दिया है गवर्नर ने, तो इसको 6 महीने के अंदर इसमें चुनाव कराना पड़ता था, यह निर्वाचन कराना जरूरी होता था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि इस अधिनियम में जो केंद्रीय विधानसभा थी, तो केंद्रीय विधानसभा में जो गवर्नर था, तो गवर्नर को उपाधि दी गई थी वायसराय की, ये ध्यान रखना। और इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और इस अध्यादेश को जारी करने की शक्ति को बरकरार बनाए रखा गया। अब अध्यादेश क्या होता है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है अध्यादेश, तो अध्यादेश का मतलब होता है अधिधन आदेश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको यदि अपन देखेंगे कि अधिधन आदेश, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। मतलब आदेश से भी ऊपर जो आदेश होता है उसको कहते हैं अध्यादेश। आ रहा समझ में, मतलब ये कि जब संसद का सत्र नहीं चलता हो तो उस समय में गवर्नर जनरल के द्वारा या वायसराय के द्वारा जो भी
आदेश जारी किया जाएगा उसको कहते हैं अध्यादेश। और ये वही काम करेगा जो संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून काम करता है, उसी को कहते हैं हम यहाँ पर अध्यादेश। तो ऐसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसके लिए गवर्नर जनरल के लिए बरकरार रखी गई। तो देखिए इसमें पहला प्रावधान क्या था। तो इसके अध्यादेश से संबंधित पहली शक्ति थी कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ मतलब विचार करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अगर विधायिका में मतलब केंद्रीय विधायिका में, तो केंद्रीय विधायिका मतलब उसमें केंद्रीय विधानसभा में या फिर राज्य परिषद में अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करना है तो पहले इसकी अनुमति लेनी होगी। दूसरा ये था कि उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। तो जब अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो जो केंद्रीय विधानसभा होगी उस केंद्रीय विधानसभा मतलब भारतीय विधानसभा में अगर कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होगा। वीटो का मतलब क्या हो जाता है, तो वीटो का मतलब होता है रोकने की शक्ति या विधारित करने की शक्ति, उसको कहते हैं वीटो पावर। तो ये वीटो पावर इसको दिया गया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल उस विधेयक को अपने पास कुछ समय के लिए आरक्षित कर सकता है, ये अधिकार भी इसको दिए गए थे। इसके बाद फिर अगली शक्ति देखिए इसमें कि विधानमंडल के द्वारा नामंजूर किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो विधानमंडल था तो विधानमंडल के द्वारा अगर कोई विधेयक को नामंजूर भी किया गया है और किसी विधेयक को या अनुदान को प्रमाणित अगर ये कर देता था कौन, गवर्नर जनरल, तो भले ही विधानसभा ने मतलब जो केंद्रीय विधानसभा थी, भले ही केंद्रीय विधायिका ने उसको नामंजूर कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है, लेकिन अगर उस विधेयक को, उस अनुदान को अगर गवर्नर जनरल प्रमाणित कर दे, उस पर अपनी अनुमति दे दे तो इसको पारित मान लिया जाता था। आ रहा समझ में, ऐसी शक्ति इसको दी गई थी फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसमें इसको शक्ति दिया गया था कि अगली शक्ति थी इसकी कि वह आपात स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता था। अगर हमारे भारत में कोई आपातकाल की स्थिति है, अगर संकट की स्थिति है, तो इस स्थिति में भी इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और अस्थायी अवधि के लिए यह विधिक रूप से प्रभाव में होता था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि यह अध्यादेश जारी कर सकता था और इसको अस्थायी अवधि के लिए मतलब कुछ समय के लिए विधिक अधिकार, कानूनी प्रभाव इसका रहता था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उसका भी कुछ समय के लिए 6 महीने 6 सप्ताह के लिए उसका प्रभाव रहता है। आ रहा समझ में, तो ऐसे ही प्रभाव उस समय के लिए भी इसका रहता था, इस अध्यादेश का अस्थायी रूप से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है और ये 1919 के अधिनियम में ये सब प्रावधान किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए इसकी कमियां। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 के जो प्रावधान थे ये समाप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी कमियां क्या हैं या इसकी आलोचनाएं क्या हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट इसकी कमियों में, तो पहला पॉइंट यह था कि यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। हम भारतीयों के द्वारा बहुत उम्मीद हम लगाए रखे थे कि ये जो अधिनियम आएगा ये हमारे लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे हमारे भारत की जनता इससे खुश हो, संतुष्ट हो। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा प्रावधान था इसका कि दूसरी कमी थी, तो दूसरी कमी यह थी कि भारत के लोगों का इसने आर्थिक शोषण करने का नया तरीका खोज लिया और लंबे समय तक गुलाम कैसे बना के रखें ये इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था। आ रहा समझ में, तो आर्थिक शोषण का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो भारत में प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई ये आर्थिक शोषण का ही तो तरीका था और क्या था ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा और लंबे समय तक भारतीयों को गुलाम कैसे बना के रखा जाए ये इसमें ऐसा प्रावधान था, तो ये इसकी कमी है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसमें कि प्रांतों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के बाद भी संरचना कैसी थी, केंद्रीय और एकात्मक बनी रही। मतलब कि राज्यों के अपने स्तर पर बजट पेश करने का अधिकार दिया, लेकिन अंत में फिर भी
शक्ति किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। अंतिम निर्णय किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें कि प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना किसी भी विधेयक पर विचार नहीं कर सकता था। जो प्रांत का गवर्नर होगा, तो जब तक गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं मिलेगी, केंद्र के गवर्नर जनरल की, तब तक प्रांत का या राज्य का जो गवर्नर होगा वह विधेयक पर कोई विचार नहीं कर सकता। ये इसकी कमियां हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसमें देखिए कि जो कमी का पॉइंट है वो यह है कि भारत के दृष्टिकोण से इस प्रणाली का जो मुख्य दोष था वह था धन पर नियंत्रण करना। ये इसका दोष था। ठीक है, तो इन कारणों से इस अधिनियम की आलोचना की जाती है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसकी कौन कौन सी कमियां थी या उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर एक इसका लास्ट पॉइंट आता है। तो लास्ट पॉइंट यह था कि प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे भारत में जितने भी राज्य में विधायिका होती है, केंद्र में संसद होती है, तो जितने भी सारे मंत्री हैं ये सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, जो विधायिका का निम्न सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ऐसे सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि अगर सरकार जाएगी तो पूरी एक साथ में सारे के सारे मंत्री जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो पूरी सरकार चली जाएगी। इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन ऐसे सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था उस समय नहीं थी। अगर सरकार के खिलाफ में वर्तमान में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार चली जाएगी, लेकिन ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी कमियाँ या आलोचना इस अधिनियम के समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे फ्रेंड। तो इसको पढ़ते रहना और देखते रहना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।